सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब और सदीक साजिद साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे जाहिद हुसैन साहब जो कि बिजनेसमैन है। और जैसे कि आपको पता है कि आर्मी चीफ जो है वो कराची में मौजूद हैं और आज उनकी एक बहुत अहम मीटिंग हुई है बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके साथ। अब डेफिनेटली सी बात है उनकी तरफ से बहुत जो है सवालात उठाए गए होंगे, अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो किए गए होंगे। जैसे ही जाहिद साहब हमारे साथ आते हैं हम उनसे सबसे पहले इस मीटिंग के हवाले से बात करेंगे और बाकी जो पोलिटिकल स्टोरीज हैं समी साहब किससे आगाज़ करेंगे आज? ये आपने बड़ी ये सबसे बड़ी स्टोरी है आज। पिछले 2 दिनों से आर्मी चीफ वहाँ पर हैं कराची में और मीटिंग्स उनकी चल रही हैं। बिजनेसमैन से मीटिंग्स असेस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शहर है जो मास्टर प्लान के बगैर है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जुमे को जा रहे हैं जिसमें वो पूरा जो कराची के जो मामलात हैं उनको देखते हुए समझते हुए एक बड़ी अनाउंसमेंट मुतवक्को है, पैकेज भी मुतवक्को है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स भी होंगे। अब पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि 149 का इस्तेमाल कब होता है, क्योंकि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो लगना है, बाकियों के एडमिनिस्ट्रेशन वो भी उन्होंने लगानी है। सिंध तो सारा पानी में डूबा है, इंटीरियर भी, हैदराबाद भी, कराची भी। मुराद अली शाह साहब 18वीं तरमीम के तंबू के पीछे छुपे हुए हैं। वो कहते हो भाई आप मशवरा कर सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर लगाना हमने ही है। 10,000 अरब रुपया पिछले 10-15 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं जब ये खबरें देखता हूँ तो मुझे सजाद अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो जो उनकी जो हमशीरा हैं आसफ जरदारी साहब की, टालपुर साहबा, उनके हवाले से वो एक उनकी ऑब्जर्वेशन मुझे याद आ जाती है कि उन्होंने कहा 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। वो लाड़काने की डेवलपमेंट का प्लान था। मैं भी कराची में था, वहाँ पर जो सदीक साजिद सूरत हाल है, लोग बर्बाद हो गए हैं और ये सियासतदानों को अपने बयानात से फुर्सत नहीं है, इनको सियासत से फुर्सत नहीं है। जैसे गिद्धे होती हैं ना, वल्चर जो होते हैं वो आके यानी जो मरे हुए लोगों की स्किन नोचते हैं, खाते हैं। अब ये जो इस वक्त जो कराची के लोगों की जो हालत है ना, वो मरे पड़े हैं बेचारे, गरीब आदमी मरा पड़ा है। पॉश एरियाज़ में आप देखें, डिफेंस में, क्लिफ्टन में पानी जो है वहाँ से नहीं निकल रहा। मैं रात डिफेंस के घर में गया कराची, पिछले 5 दिनों से वहाँ पर लाइट नहीं थी और जनरेटर्स पे वो पता नहीं किस तरह से जनरेटर चला रहे हैं। अच्छा, फिर इस गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई हुई है कि आप वो उसमें कैंस में आप वो नहीं ले जा सकते, पेट्रोल नहीं लगा सकते। मैं परसों रात हमारा वो जनरेटर का वो बिजली चली गई, ख़राब हो गई तो जनरेटर चल पड़ा, तो तेल लेने के लिए मैं निकला हूँ, पेट्रोल पंप वाले तेल ही नहीं दे रहे थे। कहते जी सरकार ने पाबंदी। मैंने कहा यार ये कंटेनर है भाई और जनरेटर में डालना है। यानी यहाँ पर कानून बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, कुछ किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह वो उसका शिकार है। तो ये अभी जाहिद साहब हमसे, क्योंकि आर्मी चीफ की बिजनेसमैन से भी मुलाकात हुई है, तो ज़रा जाहिद साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी मुलाकात हुई डेलीगेशन में, तो मैं ये जानना आपसे हम चाहेंगे कि मीटिंग में ज़्यादा सबसे बड़ा कंसर्न किस बात पर था और इस वक्त जो कराची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? देखिए जी, इस वक्त जो कराची का मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। कराची में आपने ये देखा हालिया बारिशों में जिस तरह से तबाहकारी हुई है, सड़कें पूरी टूट गई हैं। इसका मतलब है उनका मेयार बिल्कुल नाकस था। सीवरेज का पानी जो है वो गटरों से निकल के बाहर बह रहा है और जो दूसरा पानी है उसके साथ मिक्स होके आ रहा है। प्लस ये कि जो साफ पानी है वो मिल नहीं रहा। इसी तरीके से बिजली की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। वो 6-8 घंटे बिजली नहीं होती, कभी लोड शेडिंग के नाम पे, कभी फर्नेस नहीं है उसके नाम पे, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, मतलब, और कभी लोड मैनेजमेंट के नाम पे। तो ये जो सारे मसाइल हैं ये सारे हम सब जानते हैं जो कराची में रहने वाले लोग हैं। और कराची 2600 अरब रुपए देता है साल का। और हमारा कहना ये था कि अगर हमें एनवायरनमेंट दिया जाए, पानी, बिजली, गैस अनइंटरप्टेड दी जाए और सड़कें सही तरीके से दी जाएं, तो यही जो टैक्स 2600 अरब रुपए साल का आप देते हैं, ये टैक्स आपको 400 अरब रुपए का भी मिल सकता है, 4000 अरब का भी मिल सकता है। तो हमारा तो ये बड़ा सिंपल सा मुतालबा है, हर एक से है। और हमें खुशी है कि आपने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम इसमें एज ए फैसिलिटेटर अपना किरदार अदा करेंगे
और करते रहते हैं। उन्होंने कहा हम तो सूबाई हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं, मरकजी हुकूमत को भी सपोर्ट करते हैं, और आपके कॉज को जाहिर है कि हमारा कोई पर्सनल कॉज नहीं है, एक नेशनल कॉज है। तो हमें बड़ी खुशी है कि नेशनल कॉज को सपोर्ट करने वाली बात की है। हमारा जाहिर है कि बहुत बड़ा इदारा है, कौमी इदारा है, NDMA आपके सामने है, उन्होंने आके नालों की सफाई वगैरह की। तो हम तो ये कहते हैं कि भी किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें आउटसोर्स होनी चाहिए। पॉलिटिकली हमारा तो कोई इशू नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमतें भी चलें, हम भी चलें, सारा मुल्क चले, और टैक्स भी हो, रेवेन्यू भी हो, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारी इंडस्ट्री चले, ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये हमारी सिंपल सी बात। अच्छा जाहिद साहब, एक ये जो जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी ना होना, फिर कराची इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं, ये सारे इनको हल जो करने में टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं सारी। और बिल्कुल आर्मी चीफ से इस हवाले से आपकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने आपको यकीन भी दिलाया होगा। लेकिन कोई ऐसे मेयर्स पर भी बात हुई, या आप समझते हैं इस कन्वर्सेशन के नतीजे में आपको कोई इस तरह की आगाही हुई या अंदाज़ा हुआ कि कोई शॉर्ट टर्म मेयर्स भी जो है वो उठाए जाएंगे, ताकि फौरी तौर पर तो कोई रिलीफ मिले ना? पानी पड़ा खड़ा है वहाँ पर, और आबादियों की, बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं वो लोगों के पास 6-6 दिन से बिजली नहीं है। तो फौरी तौर पर इसका जो रिलीफ है वो किस सूरत में आएगा? क्योंकि ये बात तो सही है, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो गवर्नमेंट है, या और सारी जो माजी की जो गवर्नमेंट्स नहीं है, वो उस लिहाज से तो फिर फेल ही हुई है ना कराची में। देखिए, मैं किसी के फेलियर की, तो मैं ज़ाहिर पॉलिटिकल मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं किसी की गवर्नमेंट की फेलियर की या किसी इदारे के फेलियर की बात नहीं करता। मैं तो सर्विसेज के फेलियर की बात करता हूँ, कि सर्विसेज जो हमें अवेलेबल होनी चाहिए एज ए टैक्स पेयर, एज ए सिटीजन, वो हमें सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अब वो सर्विसेज देना जिसकी भी जिम्मेदारी है, जाहिर है कि सारे इदारे खुद अपने अपने गिरेबान में झांक सकते हैं। उनको पता है कि किस किस की क्या उसमें लैकिंग्स हैं और क्या क्या उसमें मिसमैनेजमेंट्स हैं। तो बात यह है कि हमारा कंसर्न बड़ा सिंपल और सीधा सा है कि हमें वो ताकि हम अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए, खुशहाली के लिए हम काम कर सकें, मुल्क के लिए हम काम कर सकें। तो हमने ये एश्योरेंस दिया, और हर इदारे को हम दे रहे हैं कि भाई हम आपको इतना बड़ा टैक्स देते हैं, कराची हाइट्स जो है, आप मजीद हमें दें, सारी चीजें दें, हम आपको और ज्यादा टैक्स देंगे। हमारा काम तो यही है ना जी, कि हम प्रोडक्शन करें, एक्सपोर्ट करें, लोगों को रोजगार दें और गवर्नमेंट को टैक्स दें, जो खुशहाली के काम है। अब उसमें बात यह है कि हमें ये चीजें, कोई इदारा कौन है जो इंश्योर करेगा? NDMA की भी हमने बात की कि जी NDMA को टास्क दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है। फिर यह कि अपना फेडरल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, ये किसी एक इदारे का काम नहीं है। हम कहते हैं कि ये सारे इदारे जो हैं एक जगह बैठें और इस मसले को हल करें। अब उसके लिए भी जाहिर है कि एक कमेटी बनी है, जो कि इस कमेटी इसमें ये सारे काम करेगी, और उसके लिए टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। आपने मुझसे टाइम का पूछा है कि ये यस्टरडे बेसिस पे होना चाहिए, इसलिए कि हम तो देखें ना 30, 40, 50 साल से हम तो टैक्स देते चले आ रहे हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज और सर्विसेज हमें अवेलेबल नहीं है। आपने DHA के भी हालत देख ली, CBC में भी देख लिया, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों की गाड़ियां उसमें डूब गई, और कितना लोगों का यानी माल पड़े हुए थे, गोदामों में लोगों का नुकसान हो गया, सदर में आज तक पानी खड़ा है। अब जाहिर है कि हमने तो ये चीजें बतानी है ना, हम तो सरेआम बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये आए और हमारे मसले को हल करें। अब उसमें हम बड़ा खुश उम्मीदी है हमारी, और पूरी उम्मीदी है कि हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है आर्मी जो है, उन्होंने हमारी बात सुनी है। प्राइम मिनिस्टर भी परसों आ रहे हैं जुम्मे को, उनके सामने भी बात करेंगे, उनके सामने भी यही दुखड़ा रोएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये एक मतलब ये मुश्किल आई है, आफत आई है, लेकिन इससे ये हुआ है कि सारे इदारे मतवज्जो हो गए हैं, और होपफुली मैं समझता हूँ कि अब सब लोगों ने इसको सीरियसली ले लिया है, और उम्मीद है कि ये मसाइल अब हल होने शुरू हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अब ये अगर इसके ऊपर इसी तरीके से तवज्जो जारी रही तो हम हर आने वाले दिन इंशाल्लाह इसमें बेहतरी देखेंगे। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ताजर हैं जाहिद साहब, बिजनेसमैन हैं करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिजनेसमैन की एक मुलाकात हुई जिसमें कराची के मसाइल पर डिस्कशन हुई। उस मुलाकात के बाद जाहिद हुसैन साहब बहुत पुरुमीद हैं, और उनका ये कहना है कि खुलकर कराची के मसाइल पर बात हुई है, और ये बड़ी अच्छी बात है। उनको अदराक भी है, आर्मी चीफ ने बड़े तहम्मुल से सारी बात को सुना,
और आर्मी चीफ ने ये भी जाहिद साहब ने बताया कि ये कहा कि वो गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, सिस्टम की कामयाबी चाहते हैं और फैसिलिटेटर का रोल है पाकिस्तान आर्मी का। NDMA के किरदार के हवाले से बात हुई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से ये हमें जो सुनने में आ रही है। जाहिद साहब ने कहा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह उसको सपोर्ट करते हैं। ताजरों की बात उन्होंने सुनी और पाकिस्तान आर्मी के रोल को वाज़े किया कि ये कौम का इदारा है और इस इदारे का काम फैसिलिटेट करना है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, तो सिंध की गवर्नमेंट हो या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो मरकज़ में, पाकिस्तान आर्मी इन दोनों गवर्नमेंट्स को फैसिलिटेट करेगी। और असल जो फोकस है वो ये है कि जो कराची के लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और ताजर बिरादरी ने बड़ा खुलकर ये बात कही, अभी आपने सुना जाहिद साहब की ज़बानी, जिसमें कि हम तो पिछले कई सालों से टैक्स दे रहे हैं और इतना टैक्स देते हैं, लेकिन जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर भी देखें डिफेंस डूब गया, क्लिफ्टन डूब गया और लोग वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे इन इदारों के वहाँ पर उनको उन्होंने पकड़ के मारा। और ये वो लोग थे, यानी ये मैंने पिछले कोई 10-12 साल में एक जैसे एहतजाज जो खुद बना है, उठा है और लोग आए हैं किसी लीडरशिप के बगैर और आकर वो दफातर में घुस गए हैं, ये मैंने पहला एहतजाज देखा है कराची में। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार के लिए, उन लोगों के पास जो पाकिस्तान की क़यादत का दावा करते हैं कि लोग अगर सड़कों पे निकल आए और अपने मसाइल के हल के लिए अगर उन्होंने ये रास्ता अपना लिया तो फिर मामला बहुत ख़राब होंगे। और शायद यही वजह है कि एक इंतहाई बड़ा फ़ैसला आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कि वो कराची में 2 दिनों से मौजूद हैं, हर तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हर इदारे से मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का रोल एक फैसिलिटेटर का रोल है फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। सरहदों पर भी पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है और इंटरनली भी जो क्राइसिस है उसके हल के लिए पाकिस्तान की फ़ौज तमाम जो काम है वो करने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी खबर है, प्राइम मिनिस्टर जुमे को जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब आज गए हैं कराची में, चलें भले पॉलिटिक्स करने ही गए हैं लेकिन गए तो हैं वहाँ पर। उनका भी आगे जाके प्रोग्राम के हिस्से में वो जो किरदार है पाकिस्तान की सियासी जमातों का उसके हवाले से भी बात करेंगे। और आज ख़बरें जो हैं आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। सदीक साजिद साहब हैं। अलीना, आपकी इजाज़त से ये बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली की एक कमेटी है जिसमें जो ऑडिटर जनरल की तरफ से जो पाकिस्तान के जो तरक्याती मंसूबे हैं या जो भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, उस पर ऑडिट के पैरे लगाए जाते हैं, इतराज़ात लगाए जाते हैं, कौमी असम्बली में भेजे जाते हैं। उस कमेटी में बड़े बड़े करप्शंस के जो स्कैंडल हैं वो सामने आते हैं। लेकिन अब वहाँ पर आज़ाद मीडिया के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। राना तनवीर मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो उस कमेटी के सरबराह हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब थे। तो आज मुस्लिम लीग नून ने, मैं ये बात कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी सुन लें, मरियम नवाज साहबा जो बहुत आज़ादियों की बात करती हैं, जो सिविलियन लीड रोल की बात करती हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर फुदकते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, सिविलियन लीड रोल की बात करते हैं। आज जिस कमेटी के वो चेयरमैन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सबसे बड़ी कमेटी कौमी असम्बली की, सबसे अहम कमेटी कौमी असम्बली की, जिसका काम यह है कि माजी की हुकूमतों की जो करप्शन है, जिस पर ऑडिटर जनरल ने इतराज़ात लगाए हैं कि यहाँ पर हमें करप्शन की स्मेल नज़र आ रही है, उसकी समाअत के लिए उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मीडिया के लिए बंद कर दी गई हैं। आज मैं जब वहाँ पर गया कौमी असम्बली में, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, सिर्फ सरकारी मीडिया APP को इजाज़त है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं जा सकता। ये क्या इस कौम के मसाइल का हल निकालेंगे? जो डरते हैं, ये कौन सी करप्शन की कहानी है सदीक साजिद जिसको छुपाने के लिए ये पर्दादारी? और ये नून लीग ने किया है। उस कमेटी की जो सरबराही है वो नून लीग के पास है। राना तनवीर साहब का ताल्लुक नून लीग से है। और आज आबी वसाइल के हवाले से बात होनी थी, राजा परवेज अशरफ साहब की वजारत की बात होनी थी, जिनको नून लीग ने राजा रेंटल कहा था। जी बिल्कुल। आज राजा रेंटल की कहानी होनी थी लेकिन अवाम से छुपा दी गई। और मैं ये चाहता हूं कि ये जरा सारे जो कमेटी के मेंबरान है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैं एक सेकंड मैं चाहता हूं कि इनकी तस्वीरें चलाएं। ये ख्वाजा आसफ हैं, राना तनवीर हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, ये ख्वाजा मोहम्मद हैं, रियाज साहब हैं, कोई राजा रियाज साहब हैं, अहमद खान साहब हैं, सनाउल्लाह साहब मस्ती खेल हैं, अयास सादिक साहब हैं। इलाके के लोग पहचाने कि ये उनके नुमाइंदे हैं जो नहीं चाहते कि खबरें पहुंचे कि हम माल कैसे बनाते हैं। क्या कौन सा वहां पर एटम बम का फार्मूला डिस्कस हो रहा था,
यहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की मूवमेंट की डिस्कशन होनी थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा मीडिया को बंद करते हैं। ये डंडे खाते हैं तो मीडिया के पास आते हैं, रोते हैं चीखते चलाते मीडिया के पास आते हैं। ये टेलीफोन भरे पड़े हैं इनकी दरखास्तों से कि फलां को लाइव कट कर दो, फलां को ये दिखा दो। लेकिन जहां पे माल बनाने की बात आती है, आपस में इन्होंने समझौता करना होता है, तो ये कहते हैं कि यहां पर आज़ाद मीडिया, ये कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो जमात जो कहती है सिविलियन लीड रोल, वोट को इज्जत दो। ये वोट की इज्जत है कि जो वोटर है उस तक आपने बात नहीं पहुंचने देनी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं जा सकता। जी सदीक साजिद साहब बताएं मुझे जरा। और अभी तो ये हुआ कि इस पार्लिमानी कमेटी को, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पार्लिमानी कमेटी बनाया गया। इसमें 5 सेनेटर्स भी शामिल हैं, शहरी रहमान, मुशाहिद हुसैन, सीमी इज़्ज़ी, तला महमूद, अहमद खान, रूल्स में तरमीम करके अब तो इसमें सेनेटर साहब शामिल कर लिए गए। 30 रुकनी ये कमेटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक। और ऐसा जुल्म तो जो है मुशर्रफ दौर में इडहाक PAC थी उसमें भी नहीं हुआ था। HU बेग उसका सरबराह था, मैं कवर करता था। उसमें मीडिया को अलाउ किया गया। पहले कुछ पाबंदी थी लेकिन उसके बाद मीडिया को अलाउ किया गया। अब इन्होंने पहले बहाना बनाया कोरोना का, और अब इन्होंने ये कहा कि जनाब ये चूँकि आर्डर एतराज़ात अब ऐसा है कि मैं तेरा हाजी बुगोयम तो मेरा, वो वाला हिसाब इन्होंने किया। आर्डर पैरा है पीपल्स पार्टी दौर का, और उसको देख कौन रहा है? नून लीग वाले। अभी वसात 2012-13 के, और उस वक्त ये वजारत पानी बिजली थी। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब मीडिया बैठेगा तो सेटल कर दिए। वो हमें खबर तो मिल जाती, हमें तो पाबंदी लगा दी। आपने खुद देखा सार्जेंट एट आर्म्स को वहाँ बाहर खड़ा किया हुआ है, उनके साथ हमारी मुँह मारी। उन्होंने कहा भाई जान मेरी नौकरी का सवाल, जाएँ चेयरमैन PAC से जाकर बात करें। वो कहते हैं जी आइंदा चंद दिनों में हम इस मामले को देख लेंगे। DG मीडिया के पास गए, उन्होंने कहा जी चेयरमैन PAC का आर्डर है। आपने खुद ये वजाहत कर दी, ताल्लुक़ किससे है? नून लीग से। लेकिन मीडिया इनको हर दौर में बुरा लगता है, सेटल किया गया। हाँ सुने ना, अगर ये वाकई लिफाफे क्या अरबों खरबों रुपए के ये जो फंड्स होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स का आपने नाम लिया, इसके अलावा अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं, इसके अलावा जो ठेकेदारों को इजाफी अदायगियाँ की जाती हैं किसके कहने पे की जाती हैं? ये जो इशू बना हुआ है NHA के, आप देख लें 40 अरब रुपए से ज़्यादा के ठेके जो दिए गए। ये हैदराबाद मोटरवे वाला एक इशू आया था, वो किसके में? खुर्शीद शाह, ये वो सारे लोग उसमें, उस मामले को भी दबा दिया गया। फिर ऐसे बहुत से मामला जिसमें बराह रास्त ख्वाजा आसिफ का नाम आया, और उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ का नाम आया, और लोगों के नाम आए। वो आपस में जब ये बैठते हैं तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, अच्छा ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट होता है, कमेटी का टोटल डिफरेंट होता है, और जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका टोटल डिफरेंट होता है। अब इन्होंने बहाना है कि क्या बनाया जी, आज ये अगर ये इतने ही एहतसाब में ये शफाफ हैं, अब ब्यूरोक्रेसी को भी पता है, वो तो इनकी जो अहकामात, अब वो नैब से भी डरते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो आजकल हर चीज़ कबीना में ले जानी पड़ती है, तो उस वजह से भी समी साहब अब ब्यूरोक्रेसी भी इनके अहकामात पर इतनी नहीं करती, क्योंकि उनको भी पता है कि मुका का ये सिलसिला जो है वो आपने ज़बरदस्त बात। और आज भी ये हुआ कि आबी वसाइल की जो वजारत थी उसके जो पहले राजा परवेज़ अशरफ के दौर के हवाले से थे सेटल्ड, मीडिया की गैर मौजूदगी में सेटल्ड। मुबारक हो जनाब नवाज शरीफ साहब, आपको मुबारक हो। शबा और मरियम साहबा आपको तो बहुत मुबारक हो। आप तो एक नई चैंपियन आई हैं इस वक्त अवामी हकूक़ की और आज़ाद मीडिया की आप बात करती हैं। बड़ी तस्वीरें मैंने देख रहा था, मंसूर अहमद हमारे दोस्त हैं, मंसूर खान साहब एक्सप्रेस TV के, उनके साथ तस्वीर, वो बड़े ट्वीट भी करते रहते हैं, बड़े चीखते चिल्लाते भी रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। ये आपको मरियम साहबा मुबारक हो, और उन तमाम इंटेलेक्चुअल्स को जो नवाज शरीफ साहब के लिए अब दिन रात गाने गाते हैं और कहते हैं कि शायद यही वो मसीहा है जो दोबारा इस किश्ती को, इस कौम को कहीं लेके जाएगा, और मरियम होंगी और ये शहबाज शरीफ होंगे और जेल से हमजा शहबाज आएंगे। कौमी असम्बली के अंदर आज जो मुकमुका हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी का, मीडिया से छुपाने के लिए जो ये जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके अंदर आज़ाद मीडिया का दाखिला बंद कर दिया। लोगों को कुछ, और करप्शन के पैरे सेटल्ड, इससे पहले भी पैरे पिछली दफ़ा सेटल्ड हुए, और ये हुआ कि उन्होंने कहा जी ये FIA को तो भेजने की जरूरत नहीं, कौमी असम्बली सबसे बड़ा फोरम है। जुल्म ये किया कि पहले ये होता था कि चले जी आपने कमेटी की मीटिंग इन कैमरा कर ली, शाम को उसकी प्रेस रिलीज आ जाती थी। समी साहब इसकी प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई। PAC की आज की कार्रवाई की प्रेस रिलीज भी जारी करने से रोक दिया गया। किसने? PAC सेक्रेटेरिएट ने। उसको कौन देखता है? राना तनवीर, नून लीग बैठे हुए शहबाज शरीफ मेंबर है इसका, अब पहले चेयरमैन था, अब इसका मेंबर भी है। वो मुकमुका देखे ना आज, इसीलिए क्योंकि शिबली फराज भी इसका मेंबर है। देखें अब ये देखें, ये CBM है,
कि आज मुलाकातें होनी थी वहाँ पर जरदारी साहब जी, उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर राजा परवेज अरशद साहब को ये तोहफा पेश किया गया, नून लीग ने तोहफा पेश किया कि आपके जो इतराज़ वाले मामला थे ना 30, 40, 45 अरब खल्लास खत्म जी, खत्म। ये अरब तो भाई ऐसे मतलब अब खाते अच्छा, हैं क्या? इंडिपेंडेंट मीडिया को आपने अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, ये फैसला चेयरमैन करते हैं। हाँ जी, मतलब चेयरमैन आपकी करते हैं। गवर्नमेंट इसका कोई फैसला नहीं नहीं, ये कौमी असम्बली है मैं ना, समझ रही हूँ ना, एक चीज समझ रही कौमी हूँ ना, असम्बली है। opposition- कौमी असम्बली के अंदर opposition, हाँ। स्पीकर ठीक हो गया ना, और उसके बाद किसी ये की जो हर मशावरत नहीं कमेटी होती। का जो कमेटी का चेयरमैन है, चेयरमैन वो फैसला करता चलें बस ठीक है, कमेटी का स्पीकर करते चेयरमैन हैं। नहीं जी, नहीं, जी, कमेटी बिल्कुल। का चेयरमैन करता है। है कमेटी फैसला। के चेयरमैन को भी ठीक है, इख्तियार है चलें। और स्पीकर को भी इख्तियार है। स्पीकर को भी इख्तियार है, ठीक है जी। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जो ब्रेक से वापस आते हैं मजीद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। समीर साहब, और कौन सी स्टोरी है? देखें, ये कौमी असम्बली पे हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट इसकी जो सिविलियन बालादस्ती की बात है और हम सब इससे एग्री करते जी बिल्कुल करते हैं। हैं। बालादस्ती अगर ये होनी अपने चाहिए। आप को बालादस्त बनाए तो बालादस्ती अवाम की बालादस्ती, अपनी नहीं। तो सर अवाम ही वोट देते ये हैं ना प्रिविलेज इनको। कमेटी इसकी रोएदाद एक आज आपको एक ऐसे बहादुर ऑफिसर की कहानी सुनाते हैं जिसने पाकिस्तान के इन पावरफुल जो कौमी असम्बली के अंदर माफियाज के नुमाइंदे, मैं इनको माफिया का नुमाइंदा कहता हूँ, 10 करोड़ लगा आप सही के कहते जो बंदा इलेक्शन जीत के आता है ना, वो अवामी नुमाइंदा नहीं है। वो भाई अवाम का नुमाइंदा तो वो कागजों में है, लेकिन वो कुछ और की भी नुमाइंदगी कर रहा है। शफीक अहमद शाह, ये चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर मीरपुर खास। ज़रा इनकी तस्वीर चला दें आप, इस बहादुर ऑफिसर की तस्वीर चलाएं। ये शफीक अहमद शाह साहब है, अलीना साहब। जी जी बिल्कुल। ये म्यूनिसिपल चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर किसके? मीरपुर खास के, और पीपल्स पार्टी के पावरफुल रहनुमा जी जनाब मिस्टर अली नवाज शाह। अली नवाज शाह ने इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दायर की और ये कहा कि जी इन्होंने मेरा टेलीफोन नहीं सुना, मैं फोन पे बात करता हूं तो मेरा टेलीफोन नहीं सुना, और जिस और पर टेलीफोन ना सुनने से इस्तेहकाक मेरा मजरू हो गया। अब इन्होंने जो जवाब दिया ना उसका, बहुत ये आला वो दिया। जवाब है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तवक्को की थी कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ये जी कहेंगे। वाह वाह वाह, बिल्कुल वो जवाब आप पढ़िए जी, जबरदस्त उन्होंने। Furthermore, with respect to my professional duty responsibility, I would once again clarify that I am bound to work in the boundaries as defined in the Local Government Act 2013. I have to give priority to above 0.5 lakh population rather than MNA. हाँ। अल्लाह आपको खुश रखे शफीक अहमद शाह साहब, आपने तो दिल की बात छीन ली, आपने तो कमाल कर दिया। अगला जुमला I और am भी not जबरदस्त। personal servant of Mr. Ali Nawaz Shah MNA, which he desired that I should work in his personal capacity upon his instructions, his orders. Neither I received salary from him, nor I am his personal servant or subordinate. I will entertain all his legal work within the legal framework during office working hours. अल्लाह आपको खुश रखे शफीक अहमद शाह साहब, आप तो एक ताज़ा हवा का झोंका बन के आए हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ताफुन की वजह से इंसान सांस नहीं ले सकता, जहाँ ताफुन की वजह से आदमी की मौत वाक़या हो रही है। इस तरह के कितने ऑफिसर हैं। और सुने, एक बात आप सुने मेरी, मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। अली नवाज शाह को तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि गैस का मीटर वो कनेक्शन लगाने के लिए जो उसके एक्सपेंसेस हैं रोड कटिंग के, वो ये शफीक शाह साहब से कह रहे थे कि आप अदा करें, इसे ख़त्म कर दें, कम कर दें। उन्होंने कहा ये सरकार का ये मामला है, मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने अब अली नवाज शाह ने एलिजिडली रिपोर्टेडली जो ज़बान इस्तेमाल की शफीक अहमद के साथ टेलीफोन पर, शफीक शाह साहब, वो किसी शरीफ इंसान को जेब नहीं देती। और आज हमारा सर शर्म से उस वक्त झुक गया जिस वक्त राना कासम नून जो प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने इस ऑफिसर को कहा कि तुम्हारी हिम्मत का तुम इस तरह का जवाब दो, और उनको कमरे से बाहर जाने का ऑर्डर किया, खड़ा किया। उन्होंने कहा कौन है ऑफिसर, कौन है? उन्होंने कहा जी मैं हूँ, खड़े हो जाएं। इंतहाई जो तौहीन अमेज अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं ग्रेड 19 का एक ऑफिसर हूँ, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर रह चुका हूँ। और जो आपने बात की, जब उसकी बात नहीं मानेंगी तो उसको इस ओहदे से हटवाया गया।
शफीक अहमद शाह को इस ओहदे से हटाया गया और ये कहा कासिम नून साहब जो चेयरमैन मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और भी उनकी बहुत सी सरगर्मियां हैं, आपको भी मालूम है, देखकर उन्होंने कहा कि खड़े हो जाएं। आप पता है सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, रात के अंधेरों में दिनों के उजालों में क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, किस तरह की वो फिर मेरे और आपके खिलाफ भी तरीके इस्तेहकाक आ जाए हमें। मैं तो आज गया था तरीके इस्तेहकाक भुगतने के लिए। इस मसले के ऊपर उन्होंने वो ये खड़े हुए और उन्होंने कहा जी अच्छा तो आपने ये जवाब दिया है, और उस बहादुर अफसर को वाकई सलाम है। उसने कहा जी सर ये मेरा जवाब है। और आखिरी पैरा सर वो क्या लेकर आया है, वो लेकर आया, हाँ कमेटी से क्या चाह रहा है, सुने जरा। Finally, I would state that kindly consider my request and guide me further. What shall I do in my personal capacity, keeping in view my professional background, as I am not his subordinate or his personal servant, as whatever I have stated is based on genuine facts. If Mr. Ali Nawaz Shah MNA thinks he will pressurize me by raising such a question before this honorable committee, so he is wrong. I will not be pressurized at any cost, since I know I am working as I am required to work. Further, I need your valuable opinion, my seniors and competent authority as well. और valuable comment क्या, valuable जो valuable opinion, हाँ जी, और competent authority ने क्या किया, इस ऑफिसर के साथ उठें और कहा गेट आउट। शफीक अहमद शाह ये इनको वाकई सलाम है। शफीक अहमद शाह साहब, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इंसाफ लेने आया था सर, और उसके साथ जो किया। शफीक अहमद शाह साहब, मैं यूं ये देखें, हाथ जोड़ के हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। आप जैसे ऑफिसर्स इस मुल्क की बका की ज़मानत हैं। जब तक आप जैसे ऑफिसर्स मौजूद हैं, ये इस तरह की बदबूदार कमेटी जो है, इस तरह के ये ताफुन ज़दा जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, ये इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इख्तियार इनको मिल गया पैसे की बदौलत, ये कमेटियों में बैठ गए आके, और ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इस सिस्टम की जो खराबियाँ हैं, बुनियादी तौर पर इसके ज़िम्मेदार यही हैं, क्योंकि इन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन आप जैसे जो ऑफिसर्स हैं, वो एक ताज़ा हवा का झोंका है, और हम आपको सल्यूट करते हैं इस स्क्रीन से। छोटी सी ऐड करूँगा कि देखिए, होता ना कि ब्यूरोक्रेसी, ये सारे जितने भी यहाँ पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं ना कि ये MNA सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मजा पहना दिया सुनाना। अब ये सुनिए, एक सिर्फ आखिरी बात, ये वहाँ बैठे हुए थे चीफ सेक्रेटरी सिंध का नुमाइंदा, होम सेक्रेटरी सिंध का नुमाइंदा, कमिश्नर मीरपुर खास का नुमाइंदा, ये अकेला अफसर लड़ा, अकेला खड़ा, वो नॉट अ सिंगल पर्सन उधर वहाँ पे बोला नहीं, इसकी हमायत में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। हम इंशाल्लाह शफीक शाह साहब, मैं आपको बताऊँ, ये जो सारे प्रिविलेज कमेटी के जो अरकान हैं, इंशाल्लाह एक एक पे प्रोग्राम करेंगे, वादा है, एक एक पे प्रोग्राम करेंगे। और राना कासिम नून साहब, आपके साथ तो हमारी बड़ी पुरानी शनासाई है, आपके मशागिल भी शीशे, मैं बस एक कहूँगा, शीशे के घर में बैठ के पत्थर मत मारें। आप मुझे दे दें सज़ा, किसी और को दे दें, लेकिन शफीक शाह जैसे दयानतदार ऑफिसर जो इस कौम की आखिरी उम्मीद हैं, उनको ये मत कहें कि गेट आउट और इसका निकल जाओ यहाँ से और खड़े हो जाओ। ऐसा मत करें, ये हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमें एक सज़ा दे दें, लेकिन जनाब इंशाअल्लाह वादा है ये मेरा आपसे इसी स्क्रीन पर कि लेके आएंगे चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस भी हैं, सब कुछ पड़ा है, आज भी ला सकता हूँ, यकीन करें। लेकिन हम सिस्टम पे बिलीव करते हैं, हम समझते हैं कि अगर गलतियों की निशानदेही की जाए तो लोग उससे समझते हैं। और ये जो कड़केदार आवाज, और एक जानबूझ के किया जाता है, ये जो कड़केदार आवाज में इन्होंने आज कहा ना कि आप निकल जाएं, ये मुझे अफसोस है। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया, और इस तरह के अफसरों के साथ हमेशा इसी तरह किया जाता है। मुझे अफसोस है कि वहां पर मैं जिस वक्त निकल रहा था तो मैं मोहसिन रांझा साहब से मिला, मुझे अफसोस है कि मोहसिन रांझा, तुम भी, आप एक नौजवान आदमी हो यार, आप भी खामोश रहे वहां पे कि उस ऑफिसर को। उन्होंने उनकी सपोर्ट की, क्या बात करते हैं, उन्होंने सपोर्ट की है पूरी कमेटी की, मोहसिन रांझा साहब ने, ये उन्होंने कहा ठीक किया, हाँ सही किया, शर्म आनी चाहिए यार, आप जंग आदमी है यार। कमेटी है, एक मेंबर नहीं बोला उसकी। भाई मरियम नवाज साहबा, ये आपके बनाए हुए वजीर थे। मरियम नवाज साहबा को आप क्यों बीच में ले आते हैं? ना तो वो उसका हिस्सा है उस कमेटी का, और ना ही वो पार्लियामेंटेरियन है। अगर वो पार्लियामेंटेरियन होती या पब्लिक अकाउंट कमेटी का हिस्सा होती या प्रिविलेज कमेटी का हिस्सा होती तो फिर आप ये सवाल उठाते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन जो आपने बात की है ना, ब्यूरोक्रेटिक बात की है, आहत चीमा और फवाद का जब इशू हुआ तो आपको याद है सारे ग्रुपिंग करके आ गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। तो आज भी अगर ऐसा यहाँ पे प्रोटेस्ट होता ना इनके लिए, तो हमें समझ आती है। एग्जैक्टली आप ही की बात को मैं आगे लेकर चल रही हूँ।
ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। अच्छा, अब ज़रा जो अवामी नुमाइंदगान हैं, जो हमारे कायदीन हैं, एक वो कुछ बयानात हैं जिनकी क्लिपिंग हमने बनाई है कि एक दूसरे के साथ ये बातें किस तरह करते हैं, आपस में इनका फिर जब मफादात के लिए कितना लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सुनवाएं जी ज़रा जो लीडरों की जो इनके जो फरमूदात हैं, ज़रा। गली में शोर है, बात ये है, मदारी हैं, गले में फंदा। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं पेट फाड़ने सरदारी साहब का, ज़रा वो फुटेज दिखा दें कि जिसमें वो मिल रहे हैं दोनों बीमार करप्शन या वट एवर यू कॉल, के दोनों मिल रहे हैं। और आज मुझे पता चला कि माशाल्लाह जरदारी साहब भी बड़े हट्टे कट्टे हैं, जी कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और शहबाज शरीफ साहब, वो शहबाज गिल ने सही कहा कि जैसे ही नैब बुलाती है तो कमर का दर्द हो जाता है और वो नहीं आते। लेकिन इधर आप जरदारी साहब की मूवमेंट देखें, ऐसे मैं किसी इंडियन एक मूवी है बाल ठाकरे, आप वो उसकी लाइफ पे बनाइए, आप उनको देखें ना, वो जिस तरह यूं करके मिलते हैं अदब एहतराम से, और सफाक लोग हैं, यानी बेहिस लोग हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है ना, मैं जरदारी साहब को देखता हूँ ना तो मुझे वो बाल ठाकरे याद आ जाता है। और फिर आप शहबाज साहब को देखें, ये यानी मैं हैरान हूँ कि ये पेट फाड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हबीब जालिब को याद किया हुआ है, जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाए ना तो वहाँ पर आपको बंदे मिलते हैं, वो जो ठगू होते हैं ना, उनको हर लैंग्वेज आ रही होती है, हर लैंग्वेज। हालांकि लैंग्वेज आना एक क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो उसको ठगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाएंगे ना या कोई सऊदी बादशाह है, उनके साथ अरबी में बात शुरू कर देंगे। जर्मनी जाएंगे ना, उधर जर्मनी में बात शुरू कर देंगे। और भी कई ज़बानें इनको आती हैं। वो उधर पासपोर्ट के ऑफिस के सामने जो घेरने वाले बैठे होते हैं ना, सरायकी आएगा ना तो वो से आ सही आ तो आपको बना डेसूँ बाबा, क्या फिक्र ही ना करो, ही मैं जनाब मैं उठूँगा। ये इसी तरह गुफ्तगू करके तो लोगों को फांसने वाली। आज सिंधी में बात की होगी सर? आज मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब को सिंधी भी आती होगी। या कहीं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर काम तो नहीं करते? मुझे नहीं पता कि ये, लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये कोई इनमें से आपको बीमार नजर आया? ये जरदारी साहब ये बीमार नजर आए जो तिब्बी बुनियादों पर ली हुई है इन्होंने जमानत, और ये जब इधर आए हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिला हुआ इस्लामाबाद में आए एहतसाब अदालत में पिछली दफ़ा, तो आपको पता है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स अदालत के अंदर आए हुए थे, उनको कब बाहर निकाला इन्हें भाई? अच्छा, फिर वो बेचारे पता नहीं किन मुश्किलों मुसीबतों में आए, लेकिन वर्कर्स की इज्जत, उनके वोट की कोई इज्जत, उनका कोई तकद्दुस, वो तो ऐसे ही है, एक्सप्लॉइटर है, यूजर। नाम किसका इस्तेमाल करते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ठीक है ना, वो जो खून दे दिया, जो कौम के लिए, अवाम के लिए लोग कुर्बान हो गए, और ये एक सियासी वसीयत के जरिए काबिज हो गए। तो आज की मुलाकात भी तो देखें ना, अच्छा, सियासी कलाबाजी की बहुत बड़ी मिसाल थी ना। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान का, अच्छा अब ये एजेंडा क्या है कि फैटफ पे आपने वोट नहीं देना, अब क्या होगा? अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैंने रिक्वेस्ट की थी एक उनकी गुफ्तगू, वो आपके पास है? जरा वो चला दें, जरा सदीक साजिद साहब, जरा कौम की जो मेमोरीज हैं उनको रिफ्रेश कर रहे हैं। जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। तो अब भी हमारा उनसे यही तकाजा है कि ये रविश अगर तर्क कर दी जाए और बड़ी वजाहत के साथ और यकसुई के साथ हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ करें और इख्तिलाफ़ राय करें, तहरीक चलाएँ, तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे। अच्छा, अब कल वो जो रहज़न कमेटी है, सॉरी जो रहबर कमेटी है, उसका इजलास होगा। मौलाना की डिमांड क्या है? अब ये जॉइंट सेशन क्यों हो रहा है? फैटफ, उसके लिए आपने कानून साजी करनी है। ये 2018 में ग्रे लिस्ट में चला गया था, जो नून लीग की पॉलिसीज चल रही थी ना, तो जून में, क्योंकि 31 मई को शायद गवर्नमेंट चली गई थी, केयर टेकर्स आ गए थे, जून में उन्होंने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब
ग्रे लिस्ट में टेरर फाइनेंसिंग की वजह से डाला और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। अब उन कवानीन को फैटफ के लिए तब्दील करने के लिए कौमी असम्बली में इन्होंने पहले वोट दे दिया, लेकिन सेनेट में इन्होंने कहा कि नहीं, जब नवाज शरीफ साहब को वहाँ से वापस लाने का फैसला हुआ, जरदारी साहब के हवाले से हुआ, तो इन्होंने कहा जी नहीं। अब जो जॉइंट सेशन होगा उसमें इमरान खान सेनेटर से मिल रहे हैं कि आप वोट दें, इस बिल को पास करवाएं, ताकि जो फैटफ की ग्रे लिस्ट है उससे हम निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएं और पाकिस्तान के ये मसाइल ख़त्म हो। ये क्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है तो सबसे पहले हमें ब्लैक लिस्ट से निकालो, हमें जेल से निकालो, हमारे ऊपर जो करप्शन के मुकदमात हैं आप उनका खात्मा करो। और मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड क्या है कि अगर आपने उनको वोट दिया तो इसका मतलब है आप हमारे साथ संजीदा नहीं है। तो अब ये जनाब आसफ अली जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर वाले, ये जनाब मन वहाँ पर ये जो आज इनकी गुफ्तगू हुई है, जो भी इनकी बात हुई है, और कल वो उस कमेटी का जो इजलास है जिसके बाद ये APC करना चाहते हैं। अब अगर वोट ये फैटफ के लिए नहीं देते और मुखालफत करके उसको बुलडोज करने की कोशिश करते हैं, तो सदीक साजिद, क्या ये वोट इमरान खान के खिलाफ है? क्या ये वोट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है? पाकिस्तान के खिलाफ होगा, मुल्की मफाद के खिलाफ होगा। हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है उसको इनको सामने रखना चाहिए। और आपने जो बात की बाकी सही बात है, ये तो सियासी खेल ऐसा खेल रहे हैं और सिर्फ वो जो बात फिर करते हैं ना, उसमें तो फिर बात हमें सही नजर आती है ना कि वो जो 34 शिकें थी जो तरमीम लेकर आए थे, स्पेसिफिक वो फिर NRO ही है ना जी। और ये मैं आपको एक बात कितना जुल्म है कि इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये जितनी भी लेजिस्लेशन इस किस्म की होती है, हमेशा आपको भी पता है, ये ले दो की पॉलिसी के मुताबिक ही करते हैं ना। अब इस पे इमरान खान अकड़ा हुआ है, वो कहता है जी ये ना करें। अब वो जो सेनेटर्स हैं उसने कल सारे बुला लिए, वो तहदी यही कह रहे हैं कि भाई आप फैटफ को वोट दें, आप ये इस लेजिस्लेशन को वोट दें, इससे पाकिस्तान का फायदा है। बिल्कुल। मेरे तो ऊपर कोई जी आप इसको वोट देंगे तो फिर आप हमारे साथ नहीं होंगे। ये मौलाना अब ये इंडिया नहीं चाहता कि फैटफ लिस्ट, देखिए मौलाना ने इससे पहले भी जो फाटा की सूरत हाल थी उसको मकबूजा कश्मीर से रिलेट किया, और फिर ये जब देवबंद जाते हैं उधर तो इनको रेड कारपेट मिलता है। इनके जो मफादात हैं, देखिए इनका जो किबला है वो तो कश्मीर के हवाले से इंडिया की हुकूमत के साथ है, और ये मौलाना जो है इनका वही स्टांस है जो इंडिया का स्टांस है फैटफ के हवाले से, ग्रे लिस्ट के हवाले से, और यही स्टांस नवाज शरीफ का इंडिया के साथ दोस्ती के हवाले से। तो फिर किससे बात करें, क्या करें? सर बात करने की ये भी है ना कि आप इनको जितना भी छूट देंगे अपोजिशन को, ये भी अब एक हुकूमत को वाज़ेह स्टैंड तो लेना चाहिए ना इस मामले के ऊपर। जिन्होंने पास करवाना होता है, इमरान खान ने स्टैंड तो लिया, इमरान खान ने लिया। मैं कहता हूँ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, इनके मेंबर्स की, भाई वो भी तो स्टैंड लेना, ये बोलते ही नहीं अपनी चीज़ों पे सारे। अभी जो आप जो पहले बात कर रहे थे, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ होना हो, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाई ज़मीर भी कोई चीज़ होती है ना, उस ज़मीर को जिंदा करें, वोट दें। सादिक सजरानी को तो बचा सकते हैं, सियासी फ़ायदा था ना, ये तो मुल्क है, ये तो कौमी मफाद है। आपको नहीं मालूम कि किसने वोट दिया, कितने नून लीग के लोग थे, कितने पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने सादिक सजरानी, मुझे यकीन है कि नून लीग के बहुत सारे लोग अब भी फैटफ की कानून साजी में हुकूमत का साथ देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम नहीं है। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और वो इस कानून को वोट देंगे। इसके लिए जॉइंट सेशन में हुकूमत अगर अपने बंदे पूरे कर लें तो आ जाएं, वो फिर भी कामयाब है। पूरी अपोजिशन ने तो आना नहीं, वो वॉकआउट वगैरह कर जाएंगे। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।